ओम शांति। ओम शांति। सर्व के सुखदाता, जगत नियंता, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान मंचासीन आदरणीय सुदेश दीदी जी, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, बहन रेखा शर्मा जी, बहन कल्याणी राज जी, बहन प्रियदर्शनी राहुल जी, बहन रुपिंदर बराड़ जी, दिल्ली एनसीआर से पधारी हुई शिव शक्ति बहनें और भाई, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज महिलाओं के लिए ये कन्वेंशन का आयोजन किया गया। तो आप सभी के स्वागत में मैं कहना चाहूँ, चमन की शान बहारें हैं और भारत मंडपम के इस प्लेनरी हॉल में 4 चांद लग गए हैं जो आप सब यहाँ पधारे हैं। तो मैं परम पिता परमात्मा शिव का भी सभा में आह्वान करती हूँ, जिनकी अनुकंपा से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय सुदेश दीदी जी का। आप नारी शक्ति के गौरव हैं, आध्यात्म जगत की शिरोमणि हैं, ब्रह्मा कुमारीज की आप जॉइंट चीफ हैं। आपने बहुत सहर्ष हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आप अपना अमूल्य समय निकालकर अपनी उपस्थिति से, अपने अनुभवों से हमको लाभान्वित करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, जो महिला प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, साथ साथ में रशिया के सेवा केंद्रों के भी आप डायरेक्टर हैं। आप सदा ही महिला उत्थान के लिए, जब से ये महिला प्रभाग बना है उसके लिए आप तत्पर हैं और आपके निर्देशन में ये महिला प्रभाग के कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से संचालित होते हैं। लाखों बहनों के जीवन को आपने नई दिशा दी है। आपका भी बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। बहन रेखा शर्मा जी, आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन हैं। आप महिलाओं के उत्थान के लिए ही या महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य ही नहीं करते, लेकिन उन्हें पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने में सदा ही एक उमंग रहता है और अथक रूप से वो अपनी सेवाएं इसमें प्रदान करते हैं। और आज हमारा निमंत्रण स्वीकार करके अपनी उपस्थिति का लाभ देने के लिए हैं। टूरिज्म में भी आप एज एडीजी टूरिज्म काम कर चुके हैं और वर्तमान में आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कोल में हैं। तो ऐसी विशिष्ट विभूति, महान विभूति का हम सम्मान और सत्कार करते हैं। और हमारी आदरणीय शारदा बहन जी, जो वुमेन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आज इस मंच का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। शारदा दीदी भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। महिला प्रभाग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1986 से कार्यरत है। वैसे तो ब्रह्मा कुमारीज ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो महिलाओं के द्वारा ही संचालित और प्रशासित है, और मैं कहूँगी कि शायद विश्व में सबसे बड़ी महिला संस्था है जिसका प्रशासन महिलाओं के द्वारा होता है। और वर्तमान में अपनी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी रतन मोहिनी जी हैं।
पूर्व में दादी जानकी जी थे और उसके पूर्व में दादी प्रकाश मणि जी रहे। ये प्रभाग विशेष रूप से महिलाओं के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए निरंतर तत्पर है। ये भी हैं, उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कानून भी बने हैं, अभिवादन है। बहन प्रियदर्शनी राहुल जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ साथ आप संसद रत्न अवार्ड कमेटी के भी चेयरमैन हैं। सोशल एंड नेशनल इश्यूज को इंटरनेशनल मीडिया में आप एड्रेस करते हैं। आप ऑथर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी बहन प्रियदर्शनी का भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहन कल्याणी राज जी जो ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। आपने विदेशों में भी अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं, विशेष बैंकिंग से आप जुड़े रहे हैं और आज आगे जाते रहे हैं। सन 2001 में जब भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, तब अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान लगभग पूरे भारतवर्ष में निकाला गया, जो 1 माह तक भारत के विभिन्न राज्यों, कस्बों, शहरों, गांवों से होता हुआ दिल्ली में उसका समापन किया गया। तालकटोरा स्टेडियम में उसका भव्य समापन हुआ, जिसमें दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने भाग लिया और हमारी भारत की प्रथम IPS किरण बेदी जी भी उस समापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उसके पश्चात जब देश में निर्भया कांड हुआ तो उस समय की आवश्यकता को देखते हुए नारी सुरक्षा अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया गया, जब लगभग 2 वर्षों तक वो अभियान पूरे भारत में चलता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो अभियान घोषित किया, अभियान चलाया और ये भी 2 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में काफ़ी विस्तार से चला। राष्ट्रपति कोविंद जी मुख्यालय पहुँचे, आबू पहुँचे, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन इस अभियान का शुभारंभ किया, जो 1 वर्ष तक चला। जब भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला नए भारत की ध्वजवाहक इस अभियान का वर्चुअल ओपनिंग किया, वो भी 1 साल तक चला, जो विशेष कोविड के समय में रहा। और फिर सन 2023 में हमारी स्वयं की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का लॉन्चिंग किया था ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, जो भी 1 साल तक चला। ये सभी अभियान एक विशेष उद्देश्य को लेकर के संचालित किए गए और इसके अलावा 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस महिला दिवस पर पूरे भारतवर्ष के सभी सेवा केंद्र स्वतंत्र रूप से या महिला संगठनों के साथ मिलकर के महिलाओं में जागृति लाने का और उनको सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और इन सब की सेवाओं के लिए एक समाचार पत्रिका है अपनी नारी शक्ति के नाम से, जो त्रैमासिक पत्रिका है, तो उसमें ये सभी समाचार प्रकाशित होते हैं और महिलाओं को समर्पित और उनके प्रति उपयोगी लेख भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए एक चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है, खासकर गाँव में और कस्बों में महिलाओं में एक चेतना लाने के लिए, ताकि वो चित्रों से सुगमता से समझ सके। 13 चित्रों की ये चित्र प्रदर्शनी है, वो बनाई गई है। और एक पुस्तक भी विशेष रूप से महिला बनी महान, ये महिला प्रभाग की तरफ से तैयार की गई है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है वो विशेष रूप से तो बहनों के द्वारा ही संचालित किया जाता है, लेकिन भाई भी इसमें पूरी तरह से सहयोगी हैं। आध्यात्मिकता हमें ये समझ देती है कि हम आत्मा हैं और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है।
तो आत्मिक दृष्टिवृत्ति होने से एक दो के प्रति वो स्नेह, सम्मान, समानता और सहयोग का व्यवहार रहता है। अधिकार भावना और जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है वो समाप्त होने लगता है, जो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखते हैं। तो ये एक दृष्टि परिवर्तन का कार्य इस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो पुनः अपना जो प्राचीन गौरव था, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही, यत्रे नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस गौरव को वो पुनः प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से महिला प्रभाग अपनी सेवाओं के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विशेष आध्यात्मिक और नैतिक सशक्तिकरण के लिए और उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये संस्कृति, शब्दों के स्वागत और वुमेन विंग्स की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उनसे आपको इन्होंने अवगत कराया। लेकिन कन्वेंशन का शुभारंभ तब तक अधूरा रह जाता है जब तक हम दीप प्रज्वलित ना करें। डॉक्टर सविता बेन जी से कृपया मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन की विधि को, उसके लिए सहयोग दें। संकल्प एक बार उठ जाए तो वो सारी दुनिया को बदल सकती है, इतनी वो सशक्त है। जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चाहे, जैसा वातावरण क्रिएट करना चाहे, समाज में वो लहर फैला सकता है। इतिहास साक्षी है कितनी विदुषी और महान नारियां हुई हैं, लेकिन गिनती की है। हमारे सामने मंच पर आसीन भी जो सशक्त महिलाएं बैठी हैं, हमारे समाज में हम फिंगर टिप्स पर गिनती कर सकते हैं। लेकिन आज समाज की पतन का कारण कहूँ, अवनति का कारण कहूँ, नारी के प्रति एक दृष्टिकोण, और उस दृष्टिकोण को हमें बदलना ही होगा।
इतनी दृढ़ता जब हर एक अपने अंदर कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। न केवल बच्चियों के प्रति, युवा कुमारियों के प्रति, वृद्ध नारियों के प्रति, उच्च पद पर आसीन महिलाओं के प्रति भी व्यक्ति की एक हीन भावना, उनके प्रति प्रताड़ना, उनके प्रति का पतित दृष्टिकोण संस्कृति को, समाज को और परिवार को कहाँ ले जाएगा, उसका सामना सशक्त होकर किस प्रकार से करें। हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ राजयोगिनी आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो पिछले 68 वर्षों से आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, न सिर्फ स्वयं के लिए लेकिन सारे विश्व के लिए। ब्रह्मा कुमारीज की ज्ञान सरोवर एकेडमी जो माउंट आबू में है, आप उसकी डायरेक्टर होने के साथ साथ यूरोप के भी सभी देशों की आपको डायरेक्टर है और विशेष जर्मनी में बहुत सुंदर एक रिट्रीट का प्लेस बना हुआ है जहाँ अपलिफ्टमेंट किस प्रकार से करें, सेल्फ को एम्पावर कैसे करें, उसके लिए आप अनेकों की सेवा विश्व का भ्रमण करके करती हैं। अनुरोध करती हूँ अपने विचार आज के विषय पर हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शक्ति। मेरी अति स्नेही शिव शक्ति प्रिय बहनों, साथ साथ मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि सभा में सिर्फ मेरी बहनें नहीं है विराजमान, मेरा परिवार विराजमान है, मेरे भाई भी विराजमान है, तो मेरी भतीजी और भाई भी विराजमान है। जब सशक्तिकरण की बात आती है तो वास्तव में देखा जाए तो शक्ति देने वाले को भी शक्ति चाहिए और शक्ति लेने वाले को भी शक्ति चाहिए, और हम सबको शक्ति देने वाला सर्वशक्तिवान एक ही सोर्स है। हमने जो विराजमान मंच पर विराजमान बहनें हैं, आपने उनका परिचय सुना, और ऐसे ही सभा में बैठी हुई बहनें भी छुपे रुस्तम हर क्षेत्र में कार्य करने वाली बहनें यहाँ विराजमान हैं। और घर कर्तव्य तो कर्तव्य ही है, शक्ति तो शक्ति है, जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे अपना चमत्कार अवश्य दिखाएंगे। और वंडर तो ये है, नारी शक्ति, जितनी भी शक्ति एक नेचुरल शक्ति है, उसमें मैं ऐसे ही संकल्प अभी आया कि वो नारी जाति में है, स्त्रीलिंग में है। माँ है, पालना करने वाली है, शक्ति देने वाली है, धरती माँ, गंगा मैया, यानी वैसे भी माँ शब्द कहते ही पालना करने के संस्कार देने की बात आती है। तो प्रकृति भी शक्ति है, प्रकृति में भी पांचों तत्व आ जाते हैं, और नारियों की तो पूजा सदा से ही यादगार है। जड़ चित्र बने हुए हैं, चित्र चैतन्य शक्ति के यादगार हैं।
और वो जड़ शक्ति भी, प्रकृति की शक्ति भी जीवन में चेतनता लाती है। जीवन में रहते हुए भी वो शक्ति का काम करती है और जीवन में जाने के बाद भी शक्ति का काम करती है। प्रेरणा देने का कार्य करती है, स्मृति दिलाने का कार्य करती है, रियलाइज कराने का कार्य करती है, उत्साह भरने का कार्य करती है। यहाँ तक कि प्रकृति की भी शक्ति भी जड़ चीज़ों में चेतनता ले आती है। तो ये तो सब कौन है? ये तो चैतन्य शिव शक्तियाँ हैं। चैतन्य लाइट है। लाइट इज माइट कहा जाता है। हमने आप सबकी तरफ से बहनों के साथ दीपक जलाया। एक दीपक की बात नहीं है, सब आत्माएं वास्तव में चैतन्य दीपक है। और जब दीपक जग जाता है अनेकों में शक्ति भर देता है। बीज जब अपनी शक्ति को एक्सप्रेस करने लगता है तो अनेकों को शक्ति देने लगता है। एक बीज से हजारों बीज और फल पैदा होते हैं। तो वास्तव में शक्ति है किस चीज़ में? अगर हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, ऑफ कोर्स कहने में तो आएगा कि हम आत्माएं इस शरीर में एक लिमिटेड पॉट में हैं अथवा एक लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट में है, परंतु जो शक्ति है हम सब शक्तियों को अपने तक, शिव शक्तियों को अपने आप को इस सीमा तक लिमिट नहीं करें। क्यों? कि मैंने अपनी शक्ति को अगर लिमिट कर दिया, उसमें आध्यात्मिकता को पावर नहीं दिया, तो बाहर की शक्ति से हमेशा फेस करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। परंतु जब मुझ आत्मा ने अपनी आत्मिक शक्ति को, अपने आत्मिक बल को, अपनी रूहानित्व के अस्तित्व को स्मृति में रखा है, तो शक्तियाँ जिनकी भक्ति मार्ग में यादगार है। और मैं तो हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ कि माताओं की शक्तियों की पूजा जितनी देवियों की पूजा करते हैं, नवरात्रे भाई लोग कितने दिन रखते हैं, बहनें कितने दिन रखती हैं, भगत कोई देवियों के भक्त रखते हैं। पर ये शिव शक्तियाँ व्रत रखने में भी होशियार है, त्याग करने में भी होशियार है, तपस्या करने में भी होशियार है, सेवा करने में भी होशियार है, अथक होकर के कार्य करती रहती। कहाँ से आती है शक्ति? ये शक्ति सेवा करने की परिस्थिति के कारण, अथवा या ये कहूँ कि हमारे अंदर जब देह का भान आ जाता है तो डिमांड करने वाले अथवा एक्सपेक्टेशंस करने वाले या कंट्रोल करने वाले या ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी बात का दोष देने वाले, तब शक्ति फाइट करनी पड़ती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। परंतु मुझे जब मेरी स्वाभाविक शक्ति है, शक्ति कभी न दुख देती है और शक्ति न कभी दुख ले सकती है, कभी भी देती भी नहीं है तो लेती भी नहीं है। इसलिए शक्तियों को दाती कहा जाता है, वरदाती कहा जाता है, दानी कहा जाता है, महादानी कहा जाता है, वरदानी कहा जाता है। तो मेरी मीठी बहनों, मेरी मीठी सखियों, मेरी सहयोगी, अथवा हम अनेक दिनों, बहुत समय से अब सदा इस सृष्टि चक्र में
चाहे बहन के रूप में, चाहे भाई के रूप में, पर आत्मा, ये फीमेल है फिर भी, हम आत्मा रूप में तो सब साथ साथ एक जैसे कार्य करते आए हैं और हम एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। सहन करने के बाद भी देना ही अच्छा लगता है। कष्ट उठाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते हैं। किस कारण से? परिस्थिति के कारण समझते हैं मुझे सहन करना पड़ता है, या जिस प्रकार से मध्यकाल में कवियों ने इस प्रकार का टाइटल दे दिए, अथवा समाज में एक रस्म रिवाज ऐसी बन गई और हमने धीरे धीरे उस स्वरूप को इतना स्वीकार कर लिया, हमेशा ऐसा ही कहते रहे। कवियों ने लिख दिया, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। नारी के लिए किस प्रकार सा अपकार लिख दिया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वो एक रस्म बन गया, फैशन हो गया, एक रिवाज बन गया, एक एटीट्यूड बन गया। और फिर वंडर ये है, हम अपने स्वरूप को इतना भूल गए कि हमने अपने आप को उसी तरह से देखना शुरू कर दिया और उसी तरह का रूप अपने ही स्वरूप के लिए रखना शुरू किया। अभी आप थोड़ा ध्यान, बुरा नहीं माने मेरी मीठी बहनों, आप कभी बेटी रही हैं और आपको भी बेटी है तो बेटा भी है तो बहू भी घर में आएगी, बेटी भी आती है। जिस समय वो बेटी आई, फौरन सोचते हैं बेटा घर में आवे, बेटा नहीं आया तो बहू अच्छी नहीं लगती है। अरे बहू का क्या दोष है? हिसाब किताब आपका ग्रैंड चिल्ड्रन आपके वर्षे के अधिकारी है या नहीं है, बहू बेचारी को क्यों दोष देते हैं? आज मैं जब बहू होकर के आई हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा व्यवहार मेरी मदर इन लॉ के साथ ऐसा है, मैं जब बहू बन मेरे को जब बहू आएगी ना, मैं तो बेटी की तरह ही व्यवहार करूँ। बुरा नहीं मानना, अब थोड़ा हम देखें ये क्या मेरे में शक्ति है। मैंने वो शक्ति रखी कि मैं बेटी को, बहू को बेटी समझ करके चलाऊं। करना है, सत्कार करना है, ये शक्ति है। शक्ति फोर्स का नाम नहीं है। तो मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे आत्मा का दीवा जगा हुआ है या दीवे तले अंधेरा है? मैं दूसरे को अगर लाइट देने जा रही हूँ तो मेरे अंदर वो लाइट है। आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति, हम बाहर की क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए हम सब के अंदर, चाहे नर के रूप में हो, चाहे नारी के रूप में हो, चाहे एक्सपेक्टेशंस के रूप में हो, और चाहे लोभ की वृत्ति के रूप में हो, चाहे कंपटीशन के रूप में हो, चाहे कंपैरिजन के रूप में हो, वो कहने में आता है फोर्स अथवा शक्ति, वास्तव में वो कमजोरी है। स्वरूप को फोर्स रख दिया, परंतु अपने आंतरिक स्वरूप को आत्मिक बल नहीं दिया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहती हूँ कि समय थोड़ा है और मैं थोड़ा गहरी बातों में चली गई। क्या मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मीठी मीठी बहनों, मेरी अति सम्मानीय बहनों, मेरी माताएं, मेरी फ्रेंड्स, सहयोगी, वर्तमान समय के क्राइसिस हम सब ने मिलकर के क्रिएट किए हैं। और अगर
अपनी बाहर की फोर्स वाली शक्ति में जाएं, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का जो बाहर की पोजीशन चाहिए, इसमें मेरा मतलब पढ़ाई की पोजीशन, विशेषताओं की पोजीशन, अपने गुणों को विश्व कल्याण की सेवा के लिए उसकी बात नहीं कर रही हूँ। दुनिया से मुझे मान मिले अथवा मुझे शक्ति मिले, मैं अपनी जड़ों को ढीला करती जा रही हूँ, खोखला करती जा रही हूँ। अगर मुझे अपने आप को शक्ति स्वरूप बनना है तो मैं किसकी संतान हूँ? मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो जैसा रचता है वैसे ही उसकी रचना है। जैसे लड़की घर से आती है, लिमिटेड में आ गई, शाहूकार के घर से आई हूँ, पैसा ज़्यादा लेके आई हूँ इसलिए मुझे मान ज़्यादा मिले। गरीब घर से आई हूँ तो चाहे मैं लाख गुणी अच्छी हो, परंतु मैंने अपना स्वमान ही गंवा दिया। क्या मेरी वैल्यू पैसा है? मेरी वैल्यू क्या है? हम स्वमान में जब आत्मा रहती है, अपनी वैल्यूज़ को वैल्यू रखती है, तो किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति में बांध नहीं देती है, स्वतंत्र रखती है। परंतु वह और कौन सी बातें कमजोरियां आ गई, शक्ति कौन सी खत्म हो गई? आत्मा की जो ओरिजिनल पवित्रता की शक्ति थी, शांति की शक्ति थी, प्रेम की पवित्र शक्ति थी, सुख देने की शक्ति थी, स्वीकार करने की शक्ति थी। किसी भी प्रकार की कोई अगर बात है तो उसको समझ करके, आज की परिस्थिति आपकी है वो कल मेरी भी होगी। ये प्रकृति का वातावरण की तरह, अगर बरसात है, ठंड बहुत हो गई है, तो बेशक आप कितने सुख के साधन ले लो, ठंड ठंडी दिखाएगी। धूप चढ़ी है, कड़ी कड़ी धूप है, तो प्रभाव आपको भी डालेगी। तो वो जो हम सब की बचपन से, चाहे माँ बाप से सीखा, चाहे दूसरे परिवार से सीखा, जो हमने विकृति हम अपने को अपने आप की शक्ति बना ली, वो हमारी शक्ति नहीं रही, वो क्राइसिस हो गई, वो कमज़ोरी हो गई, अथवा वो बीमारी हो गई, या वो हमारे हृदय की शुभ भावना थी, स्वच्छता से खत्म हो गई। ना हृदय स्वच्छ रहा, ना दिमाग स्वच्छ रहा, ना संसार स्वच्छ रहा, ना परिवार सहयोगी रहा। दाती भिखारी बन गई, जो सबको देने वाली थी, आज क्या हालत हो गई हमारी। जब ये स्मृति रहे कि मैं शिव शक्ति हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, तो हमारे अंदर स्वयं के लिए शुभ भावना, दूसरों के लिए भी शुभ भावना, शुभ विचार, शुभ संकल्प। तो जब भावना शुभ है तो कामना स्वतः ही शुभ है। स्वयं कल्याणकारी के साथ साथ विश्व कल्याणी है, निस्वार्थ है, निष्पक्ष है, तो शक्ति बदल जाती है, एक डिवाइन शक्ति बन जाती है। तो मेरी ये शुभ भावना है कि क्राइसिस को बदल करके डिविनिटी आप ले आओ, वरदानों की वर्षा करने वाली वरदाती बन जाओ, दाती बन करके शक्ति बन जाओ, तो क्राइसिस रहेगी नहीं। ओम शांति। जो समाज, परिवार और दुनिया के अनुभवी है और वर्तमान समाज के सिनेरियो को देख रहे हैं और उसके क्राइसिस का कारण, क्योंकि आपके पास रोज़ नए केसेस आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, बट द क्वेश्चन इज देयर, उसका समाधान क्या? उसके प्रति अवेयरनेस और समाज में व्यक्ति के एटीट्यूड को परिवर्तन करने का आधार क्या? अनुरोध करती हूँ ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की प्रेसिडेंट बहन कल्याणी राज जी से आप इन विचारों पर प्रकाश डालते हुए मार्ग प्रदर्शन कीजिए। Sisters, for inviting me to this event.
क्योंकि हमने हमेशा से सुना है ब्रह्म कुमारी के बारे में एंड व्हाट ग्रेट वर्क ऑल द सिस्टर्स आर डूइंग, ये हम लोगों ने हमेशा सुना है। एंड इट्स आवर प्रिविलेज दैट ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हैज़ ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ मेनी ऑफ देयर इवेंट्स एंड हम लोग मिल के भी कई बार काम करे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज यहाँ आप लोगों के साथ with the dignitaries on the diet, it's in the August company. It's a matter of pride for me कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ अपने विचारों को शेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, जैसे कि सिस्टर ने कहा, ब्रह्म कुमारी भी बहुत सालों से जैसे वुमेन के लिए काम कर रही है। हमारी जो संस्था है, हम लोग भी करीब ऑलमोस्ट 1 शतक होने वाला है कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है, अलग अलग तरीके से काम कर रही है। वी डू अवेयरनेस जनरेशन, वी डू स्किल डेवलपमेंट, वी डू कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द वुमेन अंडर प्रिविलेज्ड एंड वी ट्राई टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। और आज के ज़माने की जो ज़रूरत है उस हिसाब से डिजिटल एम्पावरमेंट, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। एंड आगे बढ़ते हुए वी ऑल्सो प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू द वुमेन अंडर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो हर तरह से हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हर महिला पूरी तरह से सक्षम हो, यही हमारी कोशिश है। तो इसीलिए हम लोगों के जो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ब्रह्म कुमारीज के और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर वर्क हमने ये रियलाइज़ किया है कि वुमेन सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ पिरामिड ऑफ आउटरीच। आज का विषय जो मुझे बोलने के लिए कहा गया था कि यही कि हाउ वुमेन कैन सॉर्ट ऑफ इम्पार्ट वैल्यूज़ इन द करंट क्राइसिस। जैसा कि अभी सिस्टर सुदेश ने कहा, क्राइसिस जो है आज के ज़माने में, उसमें हाउ वी कैन डू क्राइसिस जो है वैल्यूज़ का किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, वुमेन सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ पिरामिड ऑफ आउटरीच फॉर द वैल्यू क्रिएशन व्हेन इट कम्स टू द वेलफेयर ऑफ फैमिली और एज वेल एज सोसाइटी। एंड हम लोग हमेशा यही देखे हैं कि व्हेन यू एम्पावर वन वुमन द बेनिफिट रीचेस फैमिली, धीरे धीरे इट एक्सटेंड्स टू द सोसाइटी, अल्टीमेटली टू द होल रीजन। तो मैंने एक महिला अगर सशक्त हो जाए तो उसका जो है प्रभाव, बहुत लोग दायरा उसका जो है प्रभाव का बढ़ते जाता है। एंड क्योंकि ये जो करते हैं इसलिए कि वुमेन जो है दे क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ ए स्पेस, सेफ स्पेस एंड इंक्लूसिव स्पेस, जहाँ पे जो है कम्युनिटी के मेंबर्स, महिलाएं सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, कोलैबोरेट एंड क्रिएट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट एंड सोशल बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी रहता है हमारे आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ हमने देखा है। हम लोग जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ बहुत काम करते हैं अक्रॉस इंडिया। हम लोगों की जो है कई ब्रांचेस हैं, हम लोगों के करीब 500 ब्रांचेस हैं जो कि पूरे इंडिया में काम करती हैं। एंड वी ऑल लॉट ऑफ देम वर्क विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वी हैव ऑलवेज सीन दिस सॉर्ट ऑफ ए टीम बिल्डिंग एंड सॉर्ट ऑफ रैपिड बिल्डिंग अमंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इसके साथ। एंड ये किस तरह से करती हैं, ये बड़ा एक इनफॉर्मल चीज़ है। जैसा ने अभी सिस्टर सुदेश ने कहा कि जो वैल्यूज़ की बात है वो एक आंतरिक बात है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो वुमेन ट्राई टू डू दिस वैल्यू क्रिएशन आई थिंक इन अ वेरी इनफॉर्मल वे बट इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे। एक एग्जाम्पल जो आई थिंक आप लोगों में से कईयों के साथ हुआ होगा, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है। अब मेरे घर में जब मैं छोटी थी, मेरी बड़ी बहन या माई ब्रदर, any sibling, if they did anything out of the way in front of me, उनको सबसे पहले डर इस बात का था कि कहीं मैं माँ को चुगली ना कर दूँ। इस चीज़ की उनको बहुत चिंता रहती थी। नॉट बिकॉज के और कोई बात नहीं, बिकॉज घर में माई मदर हैड सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड अ वैल्यू सिस्टम एंड सर्टन डिसिप्लिनरी पैटर्न्स विच वे नॉट नेगोशिएबल। कुछ थी चीज़ें जो हमें माननी थी, जरूरी थी। तो वो जो वैल्यू सिस्टम जो घर में माँ बुजुर्ग जो भी है वो एक सेटअप करते हैं, दैट इज हाउ द वैल्यू क्रिएशन हैपन्स एंड दैट्स व्हाई आई सेड दे डू इट इन अ वेरी इनफॉर्मल वे बट वेरी स्ट्रैटेजिक वे, बिकॉज वुमेन आर नॉट मियर कस्टोडियंस। कहा कि हिस्टोरिकली हम लोग ये जो रोल हम लोगों के ऊपर थोपा गया था उसको हमने मान लिया था एंड वी वर ट्राइंग टू प्ले दैट रोल। उससे अब जो है चीज़ें अलग हुई हैं
वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक बैरियर्स, वी आर ट्राइंग टू चेंज द स्टीरियोटाइप्स. बहुत कुछ हम लोग ये कर रहे हैं. बिकॉज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक स्पेयर में ही नहीं कर रहे हैं. दिस महिलाएं, दे आर नॉट डूइंग इट ओनली इन द डोमेस्टिक स्पेयर, दे आर इन एवरी फील्ड एंड वुमेन, दे आर सेक्टर, दे आर ट्राइंग टू डू दैट. एंड जो है वो बहुत कुछ ये कर रही हैं. बट मैं कुछ पॉजिटिव ढंग से ये कहना चाहूँगी कि जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वुमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो उसमें भी मैं अगेन अपने काम के सिलसिले में जिस तरह से हमने देखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू कहना चाहूँगी. सादराना एक विलेज है हरियाणा में, यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी में है. एंड वी अडॉप्टेड दैट विलेज इन अराउंड 2004-05. वी स्टार्टेड वर्किंग देयर. तो रीज़न उस विलेज को अडॉप्ट करने का ये था कि वहाँ पे वो कोटा के बेस पे महिला सरपंच थी. ठीक है. एंड इन दैट विलेज ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ डिवाइड, कास्ट डिवाइड, इनकम डिवाइड, हर तरह से था. द वुमेन वर सिटिंग एट होम, दे वर नॉट रियली कुछ काम, माने बाहर का काम नहीं कर रही थी. मोस्ट ऑफ देम वर ऑल एग्रीकल्चर लेबरर्स जो खेतों में काम करती थी एंड घर में रहती थी. सो वी स्टार्टेड वर्किंग देयर. हमने वहाँ पे सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए. Then we gave them sewing classes, सिलाई की ट्रेनिंग दी उनको. और जो ग्रुप से जो पैसा इकट्ठा होता था, सबसे पहले उनको लेके जाके गुड़गांव में उनको बैंक खुलवाया. तो वो पहली बार वो लोग जाके बैंक का एक्सपीरियंस उनको मिला. तो दे रियली फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट. तो इस तरह से हम लोग, नाउ मोस्ट ऑफ दिस वुमेन वेर नॉट एजुकेटेड, सम वेर एजुकेटेड अप टू क्लास 4-5, कुछ 10वीं तक, इसी तरह से सभी महिलाएं थी. बोथ द अंडर कास्ट, जो भी आप कहिए, द लोअर कास्ट, अपर कास्ट, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर. इनफैक्ट 2 वुमेन, जो एक लोअर कास्ट और एक दूसरे कास्ट की, द वुमेन दे केम फर्स्ट टाइम, दे ट्रैवल्ड अलोन. एंड हमारे जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रिवेंड्रम में, फर्स्ट टाइम दे अंडरटुक अ ट्रेन जर्नी, बिना किसी आदमी के साथ अकेले ट्रैवल करके वो लोग ट्रिवेंड्रम पहुंचे. एंड दे वर सो हैप्पी अबाउट इट. उससे बड़ी बात ये है कि वन ऑफ द वुमेन who is also again coming from lower caste, she had studied only up to class 4, but today her daughter is in Haryana Police. And another woman, उसकी बेटी ने नर्सिंग कोर्स की है and she is working as a nurse in a reputed hospital. So this is the way women work. मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सशक्तिकरण की चेष्टा हम लोगों ने वहाँ गांव में की, उसका असर उन महिलाओं पर पड़ा ही, साथ साथ उनकी फैमिली को भी पड़ा एंड उनके गांव को भी पड़ा. बिकॉज टुडे द विलेज इज वर्किंग वेरी वेल. द वुमेन हैव स्टार्टेड, दे बॉट द लैंड अपने लीज में. पहली बार उन लोगों ने पट्टे पे जमीन ली और वहाँ पे काम करना शुरू किया. तो ये सब उनके लिए हैंड होल्डिंग की जरूरत थी और हमने किया. नॉट दैट वी डिड अ ग्रेट थिंग, बट द कॉन्फिडेंस जो उनमें उसमें क्रिएट किया था उनमें, दैट इज वॉट हेल्प. Actually, they helped themselves. I should say that we didn't help them; they helped themselves. But they just needed the hand holding, which is what is most important. Which I was trying to say, that through the self-help groups, women do it for themselves. है ना? तो इस तरह, this is what is the woman power. But और बहुत चीजें हैं. But then, without getting into much details and keeping in view the current situation, क्योंकि आज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, what I would like to say, there are few areas where there is a still huge gap and women are doing a lot in that, but ऐसा और भी है जो कि वो कर सकती है. ठीक है. सबसे पहले तो जैसा अभी मेरे पहले सिस्टर ने कहा कि जो atrocities against women is increasing. There are appalling statistics to prove that how rape cases, domestic violence cases, and then like even about even with the all sort of gender-based violence with the young girls has increased over the years. पिछले 10-20 सालों में जो है बहुत नंबर बढ़े हैं. तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? This actually reflects a degeneration of ethics, human values and respect for dignity of life across large section of our society. This बहुत ज़्यादा हो गया है कि ये जो values जो है इसके बारे में वो डिजेनरेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या किसी तरह से जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो व्हाट वुमेन कैन डू इज अगेन बिग प्लेस में कर सकती हैं कि दे कैन चेंज द सिचुएशन बाय इम्पार्टिंग moral values, respect values and human dignities values right from the young age of their sons. ये जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग अपने काम के बीच में हमेशा महिलाओं से कहते हैं कि आप अपने बेटों को इस तरह बड़ा करिए कि दे विल रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, दे विल रिस्पेक्ट वुमेन.
और दूसरी बात, इवन विद देयर डॉटर्स दे कैन टीच देम हाउ टू रेज देयर वॉइस, हाउ टू रेज देयर वॉइस टू बी इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाए या हर तरह से उनको सपोर्ट करे, मेंटरिंग करे वुमेन जो है यंग गर्ल्स को, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनको इतनी कैपेबिलिटी बनाए कि भाई अगर कुछ ज़रूरी है तो वो एक क्वेश्चन कर सके, क्योंकि इनमें जो है कई महिलाएं दे हेजिटेट टू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, उसके लिए भी जो हम कर सकते हैं, दैट्स समथिंग अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन कैन डू. एंड अनदर एरिया वुमेन जो बहुत कुछ कर रही हैं एंड अगेन दे कैन डू फर्दर इज आजकल का जो एक लूबिक क्राइसिस चल रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. मैं इसमें क्षेत्र में बहुत काम करती हूँ, सो आई थॉट आई मस्ट स्पीक अबाउट इट. आजकल जो एक क्लाइमेट चेंज एंड जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का जो दिस अ लूमिंग क्राइसिस गोइंग ऑन आजकल हर जगह में, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी दैट जो कुछ भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज का ही ले लें तो वुमेन एंड मेन आर डिफरेंटली इम्पैक्टेड. अलग अलग तरीके से जो है असर होता है ये जो क्लाइमेट चेंज का बोलिए या तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का, महिलाओं पे और जो है आदमियों पे अलग अलग तरीके से असर होता है. और हमें ये ज़रूरत है कि हम सबको ये बताएं कि किस तरह से अलग उनका असर होता है एंड महिलाएं किस तरह से इसमें ज़्यादा बढ़ के फोर रनर बन के रोल प्रोवाइड कर सकती हैं. क्योंकि हमने देखा है सुनामी में या कहीं पे भी जो भी नेचुरल डिजास्टर वेयर एवर इट हैज हैपेंड, वी हैव सीन दैट वुमेन हैव बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन देयर कम्युनिटी ऑलवेज. जब भी कुछ भी आपदा आती है, वेदर इट इज वाटर क्राइसिस, फ्लड और ड्रॉट, जो भी होता है, अभी भी पता है कि महिलाएं जैसे चबूतरे में अपना जो है अनाज इकट्ठा करके रखती हैं एंड जब ड्रॉट हो गया, अनाज नहीं है तो वहाँ से निकाला और देन घर के लिए खाना बनाया. ये एक इनफैक्ट एक रिसर्च हुआ था जो महाराष्ट्र में एंड एक प्रोफेसर वो लोग सर्वे कर रहे थे और वो लोग एक गांव में जब रिसर्च करने गए ड्रॉट के बाद में, तो हर घर में यही हालत था कि अनाज नहीं है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो फूड टू ईट एंड ऑल. बट इन वन हाउस एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी चबूतरे पे, उन्होंने कहा आइए आप लोग खाना खाइए. तो दिस प्रोफेसर रियली गॉट आई मीन ही वाज क्वाइट सरप्राइज कि भाई हर जगह सूखा पड़ा है और आप कैसे हमें इनवाइट कर रही हैं. सो ही आस्क्ड हर आप अपना अनाज कहाँ पे रखती हैं एंड शी सेड जस्ट वेयर यू आर सिटिंग. वो चबूतरे में बैठे थे और उसी के नीचे. और यही जो है आजकल जो है ज़्यादा ये फैल रहा है कि अनाज को किस तरह से स्टोर किया जाए जिससे कि अगले साल अगर कुछ हो जाए ड्रॉट तो किस तरह से. तो ये सब चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ resources, less consumerism, habits to save energy and water, respect biodiversity, reduce any kind of waste, because waste आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है. एंड आजकल बच्चों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दे आर मोर कंज्यूमरिज्म के ऊपर में जा रहे हैं. तो इन सब चीज़ों में अगर महिलाएं जो हैं आगे बढ़ के और ज़्यादा काम कर सकती हैं. एंड इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी. हम लोग जब छोटे थे तो माय मदर यूज्ड टू से जब नया पहनते हो, हम लोग को साल में शायद 3 या 4 बार ही नया मिलता था एंड आई थिंक लॉट ऑफ अस मे बी रिलेटिंग टू दैट. तो जब नया पहनते थे तो माय मदर यूज्ड टू से कि पुराने के ऊपर बैठो. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. शी यूज्ड टू से एक तो भगवान को जाके थैंक्स बोलो, नमस्कार करो, एंड सेकेंड थिंग सिट ऑन द ओल्ड क्लॉथ. That time I didn't understand what was the logic behind. But now in retrospect I feel probably it was some way to say respect the old. Good evening, Vanakkam, Namaste. Thank you so much Brahma Kumaris for giving me another wonderful opportunity to connect with such wonderful women around India or even around globe, and I'm completely privileged to be sharing the dais with elite and expertise filled women in their own field of life, and I presume I should be the youngest one, so then I'll have younger problems to face and I'll have younger crises to address, and probably that's what I'm going to be talking with you all today. Good evening, I'm Advocate Priyadashni Rahul, and let me quickly talk to you about few things that has been bothering young mothers, young women who are working, and let's just narrow it down. So the topic we are talking is the role of women in the present times of crisis. Okay, so let's quickly see, where do we belong to? We belong to Bharat.
where culture, heritage is what has actually united all of us beyond the language and the other differences that we have. And respecting women has been one of our cultural identity. We've been taught to respect women, not by books, not by stick, but by practice. We belong to that culture. We look at women as a giver, we look at women as an achiever, we look at women as the strength, as what Didi just said. Women is Shakti, women is purity. So that's where we come from. I'm like, we see Mata in Bharat Mata, like the nation that has been, connecting all of us together. The face of that is Mata, Bharat Mata, the women. So Nari Shakti has something which has been imbibed in our culture. We look at water resources, Godavari, Krishna, Kaveri, Sare, women names. Annapurni, women name. And you take up, like any kind of food is earth and what not. Like everything is women, and like we've been very, very cherishable about women. So where did we go wrong? Why suddenly that the respect for women has been lost and we really have to fight and now stand in a condition where it is a crisis situation? So let's try to break it down. So initially, if you see, even in the older days, we had women saints, we had women poets, right from Avayar in the south till about Mirabai in the central and the north. So we've not been very unknown to women coming, leading, telling you how to lead life, what is right, what is wrong. But what had happened, if you could see in the course of time, is women were given socio-political empowerment but not economic empowerment. Women had respect but not security. Women had opportunity but not equality. Women had admiration because we were considered beautiful. Women had admiration but we were exploited. Women had been strong but we've not been independent. And women had always been the epitome of sacrifice, and she's never been giving any attention to self-care. So today, if I talk about, I want economic empowerment, I want security, I want equality, I don't want to be exploited, I want to be independent, and I need time for self-care. And you know who I am? You know who I am? Feminist. But that's not what I am. I respect men. I equally respect men. I don't want to I don't want to lead a life without men around me. I need a father, I need my husband, I need my children, I need my brothers. I need men around me. So just because I am standing in front of you saying, please consider me equal, doesn't mean I want to eradicate another counterpart of mine. So first and foremost, let's redefine the understanding of feminism is not that we are anti-man, we respect men. In Indian culture, we don't have radical feminism. We are not used to radical feminism. So let's not get into that concept or try inducting that kind of a concept into our Indian culture. We are not known to it. We respect, we are bound by family, we respect family system. So now, today, which is the 27th of May, is very nostalgic to me because exactly the same day last year, 2023, I was in Kuwait to address a wonderful crowd of women ambassadors across the globe on the same topic of women empowerment. So when we were actually having a conversation, I was just sharing with them about the things that I've been doing and how we can learn from each other. So there was one very strong, not mentioning the country, a woman ambassador stood up and then she said like, Priya, you've really spoken so well, but you know what, we heard you saying you're very ambitious. I said, yes. She said like, is that not taken as a negative terminology? When you say you're young, you're educated, you have dreams, you want to run and you have ambitions, don't people think that you are aggressive? That was a shock for me and it was a respite. I was shocked because really people at the West also think the same, and the respite was, thank you bhai, bas India mein ye nahi chal raha, pure duniya mein chal raha hai. So technically the point is, women having challenges is not bound to any country.
women are bound to face challenges, and women have been facing these challenges and crises effectively from every part of their lifespan and have been growing ahead and ahead and ahead. And 95 days of, every day we have 95 cases, which is like been filed for rape against women, and the mental health for women. Thanks for COVID, you've made us mad. So our mental health has been taken for a toll because social media has taken over our heads. So the mental health is actually like almost 40% of women right now are looking at some scope of mental health. And we have 38 laws in permutation combination to save women. So my point is, yes, we have challenges. Yes, we have crisis. Yes, we have faced this. My point is, so what? I'm not going to sit and cry for it. None of us are going to sit and cry for it. See, today, these are the challenges we faced. Probably ancient period, there would have been another set of challenges the women folk would have faced. And medieval and modern, post-colonial, pre-colonial, we've always been survivors, and we've always made the crisis cry. So we're not going to cry. Because we are the global changers, we are the global challengers. We are the nurturers, and like that's what we've been told. We are going, we help the evolution to continue. And on this point, because I said that there's one very unique thing that probably young mothers and young professionals are facing these days, is about extending their family or even getting married. Because they feel like you get married and in few years you have to have a child, and probably having a child is going to take a pause on your profession, and then why do all this, and like it's better like either I don't work, or probably if I wish that I want to work and I want to keep myself economically independent, then better I don't have a child, or even if I have a child, then I choose not to work after that. See, 48% of this India is filled with women, and just because we are doing a favor to the evolution, please everybody understand, women who bear children is doing a service for the universe to continue. Imagine today we decide we are not going to have kids. Where is the universe going? In return, the society around us should give us a place for us to nurture, because we are helping the evolution to persist. What do? They give us motherhood penalty. There is a new term. What's motherhood penalty? You choose to grow your family, please sit at home. You are planning to extend your family, you are out of the work. Or you have a child, we are not giving you work from home for a year. भैया आप ये बताओ, जब कोविड हुआ था 2 साल वर्क फ्रॉम होम कैसे दिए थे आप लोग? जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उस समय तो 2 साल वर्क फ्रॉम होम हुआ कि नहीं हुआ? When work from home can happen for 2 years to ensure the economy is sustaining, why can't the work from home happen for women who is actually ensuring that this existence will exist? So this is actually a biggest challenge, for the reason all of the young mothers here or all of the mothers here, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, लड़के को भी लड़की को भी, इतना ही शिक्षा देते हो जितना आप अपने लड़का को देते हो, लड़की को देते हो. बट एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, जब लड़की 20-25 साल की हो जाती है, आप प्रिपेयर्ड हो कि इसके बाद उसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, उसको शादी करनी है, बच्चे पालना है, एंड शी हैज टू सेटल. आई एम कंप्लीटली ओके विद इट अनलेस एंड अनटिल द डिसीजन इज मेड बाय द वुमन हरसेल्फ. प्लीज मेक द चेंज, क्योंकि दिस इज द मेजर रीजन फॉर द मेंटल हेल्थ विच इज अफेक्टिंग यंग वुमेन दीज डेज. वो अंदर से रो रहे, दे आर स्क्रीमिंग फ्रॉम इनसाइड, दे आर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. They want to work, they want to be independent. But just because they chose to do the family way, they are isolated from the mainstream. They are stopped and they are completely eliminated from being the earning class. Are we doing justice? And this is something we really have to fix at this point in time. Why am I saying this as very important? You know, when we used to have conversations, people used to ask me, Priya, where you get this energy from? You have children? I said, yes. How old are they? Right now they are 7 and 4. And so, you know, when we have personal conversations, so I had my son, and probably in 16 days I started getting back to work, and for my daughter, because thanks to COVID,
So I started working in about 3 months from then. So they asked me, how did you manage? I said, I used to take my son along and make him sit in the car. And whenever the breastfeeding time, I used to come out and feed him in the car and go back to work. And that's how I did. And probably when I had to take turns, I used to take turns. They're like, wow, Priya, you know, nobody else can do this. But you tell me, what is a magic milk? How can you do it? I said, this is the point. Every woman has that magic milk. Every woman knows the magic to cater her own crisis. Please don't think that only you are struggling in that phase, and please don't think that women who have achieved to a standard beyond that what you are standing has been having a very, very comfortable path. Not at all. Women, you need to find your path. The crisis is very, very individual. Every crisis is very individual. Every crisis is unique. But trust me, every crisis comes with a solution. Every crisis comes with a solution. So what is it you have to do? When a crisis comes with a solution, you will first have to ask yourself, like, this is the crisis, how am I going to break it? A, B, C, D, E. Is this important? Is this not important? What is the solution? I'm not going to keep brooding about it. Let's find a solution. Finding a solution is the best thing that you can challenge a crisis with. And we are, trust me, extraordinary in that. Women can handle crisis multiple better than men, and we have seen it in everyday life. Any religion that you may be following, and in the morning and night we had a concept called prayers, which we are not doing because now morning prayer is opening the phone. कौन किसका मैसेज है, और नाइट प्रेयर is like phone देखते देखते ऐसे सो जाना. So let's come out of that. So let's just give our brain a little peace. So morning prayer, night prayer makes a lot of difference right sitting on your bed. And please ask for help. There are a lot of women around. Everybody is learning from each other, and I am just a call away. If there is something that I can be of help, I will be more than happy. And thank you so much, Brahma Kumaris, for this wonderful, great gathering. And I really enjoy every moment of my time with Brahma Kumaris. Thank you so much. अब हमारे बीच चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहन रेखा शर्मा जी आ रही हैं. एवरीडे उनके सामने नए नए क्राइसिस के प्रॉब्लम्स आते हैं. उन क्राइसिस को आप सॉल्व करती हैं, लेकिन क्या आपके पास उसको स्टॉप करने के कोई टिप्स हैं? तो कृपया टाइम लिमिट के अंदर हमारे सामने रखिएगा. राजयोगिनी पीके चक्रधारी जी, राजयोगिनी सुदेश जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रह्म कुमारी जी का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया. मुझे एक सब्जेक्ट मिला है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन. आई शुड टॉक अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया एंड हाउ द चैलेंज कैन बी टेकन टू कंट्रोल इट. I will not say to stop it because we need to control it first. सबसे पहले मैं बात करूँगी, इससे पहले कि मैं बात करूँ महिला उत्पीड़न की, मैं मानवता की बात करना चाहूँगी, ह्यूमैनिटी की बात करना चाहूँगी, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करना चाहूँगी. भगवान ने कहीं ना कहीं मनुष्य को पशुओं से अलग बनाया था, डिफरेंट बनाया था. हमारे अंदर सोचने की शक्ति दी थी, हमारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग की शक्ति दी है, हमारे अंदर इमोशंस और इमोशंस को दिखाने की शक्ति. मैं ये नहीं कह रही कि जानवरों में इमोशंस नहीं होते, बहुत होते हैं, और अगर आप क्लोजली देखें तो बहुत दिखाई भी देते हैं. लेकिन मैं आज की स्थिति में कहूँगी कि ह्यूमन आर द मोस्ट इनह्यूमन पीपल. ह्यूमन्स आर नॉट नाउ ह्यूमन. ह्यूमन वैल्यूज़ कहीं ना कहीं जब ख़त्म हो गई मनुष्यों में, तो इनह्यूमन ही रह गए हम लोग. और अगर आप प्रकृति को देखें तो प्रकृति में सभी जो भी एनिमल्स हैं
वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं। लेकिन जो मानव है या मनुष्य है, हमारी भूख केवल पेट की नहीं रह गई, हमारी भूख आत्मा से की भी नहीं रह गई, हमारी भूख आँखों की, हमारी भूख शरीर की, हमारी भूख पैसे की, हमारी भूख ताकत की, हमारी भूख पॉलिटिक्स की, हमारी बाकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कहीं ना कहीं हम मनुष्य होने की जितने भी खूबसूरत चीज़ें थी वो सब भूल गए। और आज अगर हम ये चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जो महिलाएं देख रही हैं आज की उस परिस्थिति में, तो वो इसीलिए कि आज जो मानव है वो मानव नहीं रहे और वो हमेशा जो वीक है उसको टारगेट करने की, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या चाहे वो वीक अगर कहलाते हैं तो अगर पुरुषों में और महिलाओं में। अभी हमारी बात हुई, बहुत सारे चीज़ें बताई गई जिसमें ये कहा गया कि ये सोच बनती गई कहीं ना कहीं मिडिवल इंडिया, जब मिडिवल उसमें था तो ये सोच बन गई कि महिलाएं जो है वीक हैं। अगर हम पुरानी अपनी कहानियाँ सुने या अगर पुरातत्व की तरफ जाएं और हम अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं इंडिया की, भारत की, तो भारत में आत्मा ही संपूर्ण थी। हम कभी मानव को स्त्री और पुरुष की बात नहीं करते थे, हम आत्मा की बात करते थे। और आत्मा में कोई भी लिंग नहीं होता, कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता, आत्मा एक ही है। और हम पुरुषों में और आत्मा महिलाओं में एक ही आत्मा है। सशक्तिकरण की बात करती है, तो फिर हमें आज भी 2024 में क्यों बात करनी पड़ रही है उत्पीड़न की? तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक सोच से उत्पन्न होती है, जिसको बदलने की बहुत ज़रूरी बात है। आज मुझे बोला गया कि इसकी क्या हम कैसे इसको उत्पीड़न को दूर किया जा सकता है, और मैं शुरू करूँगी एक ही पॉइंट से कि हमें mindset of people, we need to change the mindset of people and mindset of us। बनते ये हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पुरुष कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी केसेस आते हैं और अभी अभी आपने मुझे कई बार देखा होगा कि फ़ोन पर मैं बिज़ी हूँ, तो उस समय भी फ़ोन आ रहे थे और मैं फ़ोन करके कह रही थी कि मुझे मैसेज करिए। और एक मैसेज आया कि पंजाब के एक एमएलए ने फ़ोन पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। He was masturbating on video call with a woman who was asking for a job। ये एक एमएलए कर रहे थे। दूसरा फ़ोन आया कि एक IRS ऑफिसर ने अपनी लिव इन पार्टनर को मार दिया। तो आप इनमें देखिए, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, वो लेडीज़ भी पढ़ी लिखी थी। तो ये कैसे उत्पीड़न शुरू हुआ? क्यों सोचा गया कि वो कमज़ोर हैं और उनके साथ ये सब कर सकते हैं? ये केवल हमारी सोच पे डिपेंड करता है, और ये सोच जो है परिवार से बनते हैं। अगर मैं क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करूं, तो सबसे बड़ा क्राइम और जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा कौन करता है? कोई बाहर से नहीं आता, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता जो हिंसा कर रहा होता है महिला। और घरेलू हिंसा में ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी ही हिंसा कर रहा होता है उस महिला पे। घरेलू हिंसा में महिलाएं भी महिलाओं पे हिंसा कर रही होती हैं, और वो घर के लोग होते हैं। तो क्या कानून या सरकार आपके घरों में घुसकर वो ठीक कर सकती है घरेलू हिंसा? सरकार या कानून या पुलिस का काम तब है जब हिंसा हो चुकी होती है। तो हिंसा को रोकने का काम कौन करेगा? परिवार। और परिवार में अगर हमारा माइंडसेट ये है कि हम जो छोटी है घर में बहू है या एक जो बाहर से आई है, हम इसके ऊपर हिंसा करके इसे दबा सकते हैं, तो हमें खुद का माइंडसेट, हमें परिवार का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। रेप, अगर आप आज का डेटा देखें
तो रेप में सबसे अधिक जो चैलेंजेस हैं, जो रेप के केसेस हैं, वो परिवार के लोगों के होते हैं, चाचा, मामा, दादा, इवन पिता। तो कहाँ से ये माइंडसेट आ गया, कहाँ से? मुझे लगता है मनुष्य क्या पशु भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते कि आप अपने बच्ची के साथ, जो आपने पैदा की है, उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें कानून या सरकार क्या करेगी? इसमें परिवार के लोग, आपका जो अंदर, मैं तो जानवर भी नहीं कहूँगी क्योंकि जानवर भी इस तरह के व्यवहार नहीं करते हैं। आपके अंदर जो राक्षस है, उस राक्षस को आपको ही बदलना है। उस राक्षस से आप किस प्रकार पार पा सकते हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम जिस तरह बच्चे पाल रहे हैं, या हमारी जिस तरह की पालने की माँ को पालना चाहिए बच्चा, वो नहीं पाल पा रही है, वो उतना समय नहीं दे पा रही है। या फिर सोशल मीडिया या बाहर की दुनिया भी तो हम सब से ही बनती है। एक एक घर को ही देखकर ही समाज बनता है। फिर वो बच्चा कहाँ से सीखता है कि घर में जब उसको ये नहीं बताया जाता कि आपको अपनी बहन की, अपनी माँ की इज्जत करनी है, और बताने से नहीं होगा। अगर उसका पिता उसके सामने उसकी माँ को मारता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, तो वो वही जाकर बाहर दूसरी महिला के साथ करेगा। और हम क्या सिखाते हैं? हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं 6 बजे के बाहर नहीं जाना, आपको रेस्टोरेंट में नहीं जाना, आपको जॉब नहीं करना, काम नहीं करना। पढ़ने के लिए अगर दूर जाना है तो 12वीं तक पढ़ लो स्कूल में, लेकिन कॉलेज में जाना पड़ेगा तो दूर जाना पड़ेगा, और वो सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। तो किसको रोकना चाहिए हमको? अपने बेटे को, जो बाहर जाकर दूसरी महिलाओं को, दूसरी बच्चियों को असुरक्षित करता है। और हम बच्चियों को बांधते गए। और ये कब से शुरू हुआ? जब बाहर की शक्तियाँ हमारे देश में आई, हमने क्या किया? हमने अपने आप को, जो हम सबसे ज़्यादा थे, मैं कहीं पे पढ़ रही थी, भारत में जब मुगल राज या बाहर से लोग आए या ब्रिटिशर्स आए, वो कुछ संख्या में थे, और हम सबसे बड़ी संख्या में होते होते हम ऐसे दब गए क्योंकि हम एक दूसरे के अगेंस्ट फूट डाल रहे थे और शासन करने की सोच रहे थे कि इसके अगेंस्ट, इस राजा के अगेंस्ट। और हमने क्या किया कि हम अपनी बच्चियों को बंद करते गए। हमने उनको पर्दे में डाल दिया, हमने उनको लड़ना नहीं सिखाया कि बाहर निकल, और हम नहीं लड़े उनके लिए। हमने उनकी जल्दी शादी करनी शुरू कर दी, बाल विवाह शुरू कर दिया, क्योंकि और हम अपनी जो हमें मुसीबत लगती थी, हमने वो मुसीबत दूसरे के गले में, क्योंकि हम मुसीबत समझते थे उस बच्ची को, और आज भी समझते हैं। आज हम बच्ची की शादी करते हैं 18 साल, अगर सरकार ने कहा है तो बड़ी मुश्किल से इंतज़ार करते हैं 18 साल का। क्या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए काम करने की? उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो बड़ी हो, अपनी सोच से काम करे शादी या नहीं करे? हम क्यों शादी पे हमेशा बल देते हैं? हमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें पहले अपने पाँव पे खड़ा करना है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की आज बहुत लोग बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, लेकिन कहाँ से आएगी? जब ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स महिला फेस करती है, वो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो कमाई नहीं करती, अपना पैसा नहीं कमाती, और हम सिखाते नहीं हैं। हम शुरू से उसको गुड्डी गुड़िया के खेल में डाल देते हैं, और वही खेल वो बचपन से लेकर बड़े होने तक उसको हम शादी रटाते रहते हैं। हम क्यों नहीं प्रॉपर्टी देते उसको? क्योंकि हम सोचते हैं वो नहीं संभाल पाएगी, उसका भाई अच्छे से संभाल लेगा। और वो जब परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है, वापस मायके भी आना चाहती है, तो कहते हैं नहीं मायके नहीं आना। और कहीं ना कहीं जिनकी बेटियां जलती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो बेटी को कह के भेजते हैं कि तू डोली में जा रही है, अर्थी में निकलना। फिर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे पास आते हैं, पुलिस के पास भागते हैं। लेकिन ये कहते भी हैं कि हमारी बेटी फ़ोन करके कह रही थी कि मुझे मार दिया जाएगा, हमारी बेटी कह रही थी कि उसको बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं ससुराल वाले। लेकिन हमने कहा बेटा तुम अपना परिवार बना के रखो। अब वो परिवार बनाना ज़रूरी है या उसकी जान बचाना ज़रूरी है? जब माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया वही आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो बाहर वाले कैसे पकड़ेंगे?
और यही कारण है हमारे वॉयलेंस सहने की और आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने की। कहीं ना कहीं इसको हमें स्टॉप करना होगा, हमारे परिवारों को स्टॉप करना होगा। फिर आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है, आज हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटल इंडिया बना, सरकार ने बहुत काम किया इस पे, लेकिन इंटरनेट आते आते महिलाओं को इंटरनेट पे भी जिस प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। और ये इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेट जो है वो बाउंड्रीज नहीं जानता, वो नहीं जानता कि किस राज्य से बैठा हुआ कहाँ पे या किस देश से बैठा हुआ कहाँ पे आपकी फ़ोटो लीक कर रहा है, या AI से आपको क्या बनाकर क्या पेश कर रहा है दुनिया के सामने। और यहाँ भी महिलाएं ही उत्पीड़ित होती हैं, यहाँ भी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं सबसे ज़्यादा, सेकेंडली विमेन एंड चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट विमेन एंड चिल्ड्रन आर वीक। So we must change that mindset which says that women are weak. We are not weak. And हमें ये अपनी, मुझे लगता है अपनी आत्मा में अपने अंदर बिठा लेना चाहिए कि हम इक्वल हैं। मतलब हम बात करते हैं देवी पूजन की, 9 दिन व्रत रखते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी भारत भी एक माता है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मोरालिटी में देखो तो हम कहीं ना कहीं नीचे आते जा रहे हैं। और उसके लिए समाज ही, दायित्व समाज का है कि हम मोरालिटी को बनाए रखें। अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे, इफ़ अ हस्बैंड गोज आउट एंड ही इज स्लीपिंग विद समबडी, ही विल कम एंड टेल हिज वाइफ दैट सॉरी आई स्लेप्ट विद समबडी एंड आई विल नॉट बी एबल टू स्टे विद यू। बट यहाँ पे क्या है, एक घर पे है, और ये बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि एक घर पे है और एक बाहर है, और एक कहीं है और एक कहीं है, और वो तब तक नहीं बताया जाता जब तक वाइफ पकड़ ना ले उसको। और जब वाइफ पकड़ ले, और मेरे पास ऐसी वाइफ्स आती हैं जो कहती हैं आई एम MBA, आई एम फुल्ली एजुकेटेड, आई वॉज वर्किंग बिफोर द मैरिज, आई कॉट माई हस्बैंड रेड हैंडेड, ही बीट्स मी, ही डजंट गिव मी मनी, बट मैम आई वॉन्ट टू स्टे विद हिम। कैन यू इमेजिन? एक औरत अपना सम्मान खो के ये चाहती है कि वो उस हस्बैंड के साथ बनी रहे जिसने उसके साथ ये किया। तो हमारी आत्मसम्मान कहाँ है? हमें क्यों नहीं सिखाया गया कि एक बार हस्बैंड कहे तेरे साथ नहीं रहना है, टू हेल विद यू, आई विल नॉट स्टे विद यू। आप प्यार के कारण रहते हो किसी के साथ, आप 2 रोटी के लिए नहीं रहते हो किसी के साथ, आप इसलिए नहीं रहते हो कि आपका बच्चा पाल रहा है कोई। आपको आत्मसम्मान अपना बनाए रखना चाहिए। और आत्मसम्मान कब आएगा? जब आप पैसा कमाओगे। आप इसलिए सहते हो क्योंकि आप पैसा नहीं कमा रहे हो। अगर आप पैसा कमा रहे होते तो आप नहीं सहते वो कि वो दूसरी औरत के साथ रह के आया है, या वो मारता है और आपको पैसे भी नहीं देता है, फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम बिहाइंड। But let me tell you, NCW is doing lot many things. We are not only working on the complaints. हम लोग काम करते हैं सोशली एम्पावर करने के लिए, पॉलिटिकल एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर विमेन एम्पावर्ड होगी तो उसको इतनी परेशानियां नहीं होंगी, और तब शायद NCW की भी ज़रूरत ना हो। हम उस दिन के लिए काम करते हैं जब राष्ट्रीय महिला आयोग की ज़रूरत नहीं होगी, जब समाज में इक्वालिटी होगी। धन्यवाद। महिलाओं की बात हो और महिलाएं ही कर रही हो और वो वक्त पे ख़त्म हो जाए, ये थोड़ा असंभव सा टारगेट है। बट ऑन अ सीरियस नोट, इश्यूज इतने हैं और इतने लेवल्स और इतने लेयर्स पे हैं कि शायद उनको, और गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ माय को स्पीकर्स, 10 या 15 या 20 मिनट या पूरे एक दिन में भी ख़त्म करना असंभव होगा, बिकॉज अभी तो आपके रिएक्शंस तो हमें पता ही नहीं है। और क्योंकि बात सिर्फ महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है, बात हो रही है ग्लोब पे रहने वाले आधे मानवता की। अर्धनारीश्वर से जाने वाली वो जननी, वो अन्नपूर्णा, जिसका मेरे से पहले बहुत चीज़ों पे वर्णन हो चुका है, उसकी कैपेसिटी पे भी,
उसकी प्रॉब्लम्स पे भी। और ये भी मन ही मन में आप दृढ़ता जीवन में लाइएगा और जैसे मैं पढ़ती जाऊँ वैसा आप संकल्प अंदर कीजिएगा। एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने में मदद करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं इस बात पर ध्यान दूंगी कि मेरे विचार, शब्द और कार्य सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और भावनाओं से भरे हों। दूसरा, मैं अपने परिवेश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का पालन करूँगी। तीसरा, मैं साथी प्राणियों के साथ कृतज्ञता, सहनशीलता और सहयोग की संस्कृति का अभ्यास और प्रचार करूँगी। पांचवा, मैं सोशल मास मीडिया पर केवल स्वच्छ और सकारात्मक सामग्री ही पढ़ूंगी, देखूंगी और साझा करूंगी। लास्ट है, मैं स्वयं को सशक्त बनाने और विश्व शांति के लिए प्रतिदिन सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करूंगी। कम से कम 10 मिनट ध्यान करूंगी। धन्यवाद। ओम शांति। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए राजयोगिनी आदरणीय चक्रधरी दीदी जी, आप वुमेन विंग की चेयरपर्सन हैं, अनुरोध करती हूँ आज के इस विषय पर अपने आशीर्वचन, अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय चक्रधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंचासीन मेरी विदुषी बहनें, जिन्होंने अपने विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अनेक अनुभवों से हम सब की बुद्धि रूपी झोली को भरपूर किया और अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित किया। मैं समझती हूँ मेरे बोलने का अब कोई समय नहीं रहा है। मैं इतना ही अवश्य कहूँगी कि क्राइसिस तो बहुत है, लेकिन महिला एक समय था कि केवल घर तक ही उसका सीमित दायरा था, लेकिन आज उसका दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। और जहाँ भी वो दृढ़ता से कदम रखती है, अवश्य सफलता को प्राप्त करती है। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो आज के समय में देखने में आ रहा है, जिससे प्राणी, समाज और देश खोखला होता जा रहा है, वो है मनुष्य के अंदर वैल्यूज कम होते जा रहे हैं और नकारात्मक शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। जिसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जरूरी है कि माँ बाप समझते हैं बच्ची तो क्या हुआ, पढ़ना लिखना उसके लिए जरूरी है, पढ़कर पाँव पर खड़ी हो जाएगा, और फिर उसकी शादी कर दी जाती है। उसे कुछ भी घर का काम करना ना सिखाया जाता है, ना उसमें सीखने की तरफ त्वचा ही दी। लेकिन जिस घर में जाती है, उस घर की माता जो सास कहलाती है, समझती है बहुत पढ़ी लिखी आई है, ज्यादा तो नहीं सीखी सिखाई, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे से सहयोग अवश्य करेगी। काफी समय सास को बनाकर हर चीज बहू के सामने हाजिर करती है, और एक दिन थक कर अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं काफी बुजुर्ग हो चुकी हूँ और थक जाती हूँ। बहू कभी भी नहीं कहती कि थोड़ा सा पानी का गिलास भी उठा करके
स्वयं ले ले या मुझे दे दे, क्या किया जाए? तो बेटे ने कहा मम्मी मैं कह तो कुछ नहीं सकता, लेकिन इतना है कि आप कल झाड़ू लगा ले मेरे कमरे में आना। आप कहना मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं कहूँगा नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगा, और वो कमरे में बैठी हो उस समय आना। तो उसने कहा ठीक है। तो माँ गई कमरे में झाड़ू लेकर के जल्दी जल्दी। तो बेटे ने कहा मम्मी आप क्यों झाड़ू लेकर आए हो, अपने कमरे में मैं झाड़ू लगाऊंगा। मम्मी ने कहा नहीं बेटा मैं लगाऊंगी। वो कहते नहीं नहीं मैं लगाऊंगा। तो पत्नी ने कहा बहू जो आई हुई थी, आप दोनों का झगड़ा किस बात में है? वो कहता मैं लगाऊंगा, वो कहती मैं लगाऊंगी। क्यों नहीं मम्मी ऐसा कर लिया जाए कि एक दिन पति मेरा आपका बेटा लगा ले और एक दिन आप लगा ले। अब उन्होंने तो शिक्षा देनी चाहिए थी कि शायद कहते कि जरा झाड़ू लगाने का काम मैं ही थोड़ा कर दूंगी या ज़्यादा होगा ही कर लेंगे, लेकिन आगे से उत्तर क्या नहीं। और दूसरा मैं सामान पीछे मैं कहती हूँ माँ पढ़ाने के लिए बच्चे को तैयार करे, लेकिन बच्चे को थोड़े ये वैल्यू जरूर सिखाए, कोई बड़ा छोटा भी होता है। अरे एक पानी का गिलास पी नहीं सकते, पिला नहीं सकते। एक चाय का कप जब आप पी सकते हो तो क्या आपको चाय बनानी नहीं आनी चाहिए? क्या आप बनाकर पी सकते हो और किसी को पिला नहीं सकते हो? वास्तव में देखा जाए तो माँ का ये भी फर्ज बनता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि आज हम देखते हैं माता का वात्सल्य बहुत बड़ी चीज है। वात्सल्य के आधार से माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर क्या से क्या बना देती। लेकिन एक बार एक बच्चे ने माँ से कहा मम्मी बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्थान छोटा है, पढ़ने के लिए सारी जगह चाहिए, क्या आपको ये मंजूर होगा कि मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दूं और आप वाला कमरा बच्चों को पढ़ने के लिए मिल जाए? माँ का बच्चे से बड़ा प्यार था और माँ वात्सल्य की मूर्ति। उसने फौरन साथ स्वीकार किया और वृद्धाश्रम में चली गई। बहुत दिन तक बच्चा माँ से मिलने नहीं आया। माँ ने फोन करा करके बच्चे को बुलाया, और जब बेटा अपने बेटे को साथ लेकर माँ से मिलने के लिए गया तो माँ ने कहा बेटा जिस कमरे में मैं रही हूँ और टोटल ये वृद्धाश्रम में कोई पंखा भी अच्छी तरह काम नहीं करता, ना कहीं कूलर है ना कहीं एसी है। मैं चाहती हूँ कि कहीं एसी या कहीं कूलर का कोई प्रबंध तुम कर दो। तो बेटा बोला मम्मी बूढ़ी हो रही हो, जाने पर आ गई हो और अब तुम्हें एसी और कूलर याद आ रही। माँ ने कहा बेटा मैं समझती हूँ, मेरी जीवन यात्रा पूरी होने पर आ रही, चंद क्षण चंद दिन ही रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल को जब तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़कर जाएगा तो तू कभी भी गर्मी में रहा नहीं है, तू एसी के बिना कभी सोया नहीं है, तो अपने आने से पहले ही यहाँ एसी और पंखे का प्रबंध कर दे ताकि तेरे को कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सोचिए क्या है माँ का किरदार। और आज के समय में वैल्यूज कम हो रही हैं, परिवार कहाँ जा रहे हैं? मैं कहूँगी मानव का जीवन खोखला हो रहा है, घर परिवार खोखले हो रहे हैं। जो सुख घर परिवार में मनुष्य प्राप्त करता था, आज वो पदार्थों में सुख ढूंढता है। गायन था जो सुख छज्जू के चुबारे, न बुलक न बुखारे, ईस्ट और वेस्ट वो इज द बेस्ट। आज कहाँ गई वो दुनिया? अब हम कहते हैं ऐसी सुंदर दुनिया लाने के लिए हम सब मिलजुल करके उस सर्वशक्तिवान की याद से अपने में पुनः उन शक्तियों को धारण करें जिन शक्तियों को हम खो नहीं चुके,
लेकिन इस्तेमाल न करने के कारण वो शक्तियाँ हमें मर्ज रूप में दब चुकी हैं। ऐसी शक्ति द्रव्य को जगाने के लिए एकमात्र साधन है जो मैं आपको 1 मिनट में जरूर बताना चाहूँगी, और वो साधन है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सर्व शक्तियों का स्रोत है। उनके साथ अपना मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़िए। अगर चंद क्षण के लिए मन बुद्धि से सब तरफ से हटाकर उस परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को जोड़ेंगे, तो ईश्वर के द्वारा जो सर्वशक्तियाँ जो आप में तिरोभावित हैं, मर्ज फॉर्म में है, वो इमर्ज होने प्रारंभ हो जाएंगे, और यही घर जो आज दुख का कारण बने हुए हैं, कल को सुख का कारण बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। से भी कभी भी देखते हो तो विमेन का चैलेंजेस और विमेन चैलेंजेस को फेस करके उससे आगे बढ़ना, तो लग रहा है कि हमसे कुछ यूनिक वी हैव अ यूनिक स्पिरिट इन दैट। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी, इसलिए शायद बोलते हैं हम शक्ति हैं, शक्ति को आप दबा नहीं सकते हो। तो चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस हमारे मम्मी को भी आए होंगे, दादी और नानी को भी आए होंगे, बट एट एवरी पॉइंट इन टाइम हम उसको फेस कर रखे। तो आई एम अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। मैं तो प्रॉब्लम को थोड़ा ज़्यादा ब्लोट आउट करके देखने से बढ़िया प्रॉब्लम है हमारे सामने तो उसको कैसे सॉल्व करने के लिए सोचती हूँ। तो सबसे पहले सारे महिला अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वी फर्स्ट हैव टू एक्सेप्ट हमने वो फेस क्रॉस कर चुके हैं। आप जो बातें बोल रहे हो ना, ये 30-40 साल पुराने के बाद जब महिलाओं इतना मतलब पढ़ाई नहीं करती थी, इतना बाहर नहीं जाती थी, इतना कुछ हासिल नहीं करती थी। आजकल तो महिलाएं बराबर में हासिल कर रहे हैं, बराबर में बाहर जा रहे हैं, बराबर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई थिंक प्लीज़ उससे बाहर निकले कि मतलब ये है, ये पिक्चर है, वो पिक्चर था जब हमारा दादी और जब टू एन एक्सटेंट मेरी माँ थी। अब इस सिचुएशन में वी हैव टू क्रिएट अ स्पेस फॉर वुमेन टू बी सेफ, और इसके लिए जितना वुमेन स्टेप्स ले रहे हैं उससे अधिक मेन हैव टू टेक स्टेप्स। महिलाओं को क्यों इज्जत नहीं मिल रहा है? इट्स बिकॉज दे डोंट हैव दैट अर्निंग कैपेसिटी। क्योंकि जब आप रोड में जाते हो कि कहीं पे भी जाते हो, एक महिला दूसरे कोई आदमी को चाकू लेके नहीं मार लेती है, बट आदमी है जो महिला को चाकू लेके मार के अपना सोना विला जो लेके जाना चाहता है। सो टेक्निकली वी डोंट काइंड ऑफ वाउच ऑन एनीबडी और वी डोंट ट्राई टू अटैक एनीबडी। तो हमको अपने स्कोप में
रहने दीजिए। और जब हम काम करना चाह रहे हैं उसका तो आप उनका एनवायरनमेंट भी बना के दे दीजिएगा। कितने चाइल्ड केयर्स है, मान लीजिए माँ बनने के बाद कोई आगे भी काम करना चाहते हैं, कितने चाइल्ड केयर सेंटर्स है, कहाँ बच्चे को छोड़ें, कितने लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और कितने माँ बाप इतना यंग है कि अपने बच्चे का ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। आप ना बस वुमेन एम्पावरमेंट बोल के और उनको काम करने का स्कोप ही नहीं देते हो, तो फिर ये कौन से तरह का वुमेन एम्पावरमेंट है? तो बुक में किताब में रह जाएगा। अभी देखिए तो कम से कम 20 करोड़ न्यू यंग वोटर्स है 2024 में। वोटिंग आप देखते हो 98 करोड़ पीपल में 20 करोड़ पीपल आर यंगस्टर्स। यंगस्टर्स का डेफिनेशन ये है कि 29 ईयर्स के पहले तक। सो टेक्निकली यही लोग हैं आगे 30-40 साल आगे देश को आगे बढ़ के लेके जाने वाले हैं, और आप उनको सिस्टम हैंड में नहीं देते हो तो वही भी यही करते रहेंगे। जब तक आप शादी नहीं करोगे, जब तक बच्चे नहीं होगा, आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रखो, फिर उसके बाद फिर आपको घर बैठना पड़ेगा। सो यू कैन स्टॉप अ वुमेन फ्रॉम वर्किंग जस्ट बिकॉज शी हेट्स मदरहुड, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और मुझे लगता है आज जो क्राइसिस है ना, हमें सोसाइटी को बचाने की ज़रूरत है और सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने की, क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक ये समय नहीं आया कि जो महिलाओं के प्रति सोच है सोसाइटी की वो बदल सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवारों में अपनी बच्चियों को किस प्रकार पालते हैं उसको देखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको शॉर्ट में ही बताया क्योंकि मैं अभी आई गो देयर एंड आई स्टडी अबाउट इट। एक एमएलए ने महिला को फ़ोन पर मास्टरबेट करते हुए वीडियो आया है जो मेरे को ट्वीट किया गया और मैंने उस पर सो मोटो लिया। पुलिस को लिखा है, डीजीपी को लिखा है। और चुनाव या ना चुनाव, मुझे लगता है जो यही सब सोच जो समाज की है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, ये ट्रिकल डाउन करती है। और अगर वो अच्छे समाज में अच्छे परिवार से नहीं पले तो मुझे लगता है यही उनको दिखाता है, उनका चरित्र दिखाता है। उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाकी लोग भी सीखते हैं कि ऐसा हम करके बच सकते हैं। तो बचने नहीं चाहिए, सबसे पहली ज़रूरत ये है। हमने आज ही कमिश्नर साहब को लिखा है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जो वही व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें ट्विटर पे लिख रहे हैं उनके लिए। और ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दुखदाई वो है कि सबसे पहले कुछ भी हो उनके चरित्र पर एक प्रहार किया जाता है और इसी को बदलने की ज़रूरत है।